नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। फ्लैगशिप योजनाएं अपन पढ़ रहे हैं इस एकलव्य बैच में, और इस एकलव्य बैच को पढ़ते पढ़ते अपन आ गए हैं क्लास नंबर 85 तक। 85 क्लास के अंदर अपन ने जो है सिलेबस को ऐसे 80% तक कवर कर दिया है, 80 से 85% तक। जो पहली क्लास आती है तब मैं विद्यार्थियों को कहता हूं कि नियमित रहना बेटा, पूरी चीजें पढ़ेंगे और यहीं पढ़ेंगे। तो कुछ विद्यार्थी थोड़े से संदेह के साथ में चलते रहते हैं, क्या पता बीच में बंद कर दिया तो क्या पता ऐसे। जो मेरे से प्रारंभ से जुड़े हैं उन विद्यार्थियों को तो बस इस चीज का इंतजार रहता है कि हाँ, बस एक बार सर कहते हैं कि इस वैकेंसी का बैच मैं पढ़ाऊंगा, फिर उनको कोई दिक्कत नहीं होती, कुछ चीज की सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। वही चीज है एकलव्य बैच के साथ हुआ है। और अभी मैं बता देता हूं, वरिष्ठ अध्यापक का जैसे ये बैच पूरा होता है, इसमें कॉमन क्लासेस सारी चली है, इसके अलावा जो क्लास है वरिष्ठ अध्यापक के अंदर, वो आप लोगों के फरवरी में शुरू हो जाएगा बैच। तो आप लोगों के लिए वहां पे बिल्कुल ही समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। अच्छा, कुछ टाइम एक मैसेज आया, आवाज बिल्कुल सही आ रही होगी, मेरे को तो यहाँ पे बिल्कुल सही सब कुछ, फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ सही दिख रहे हैं, तो सही ही आनी चाहिए। कल आदि फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ ली थी और आज आदि फ्लैगशिप योजनाएं अपन और पढ़ने वाले हैं, यानी कि आज अपन ओवरऑल फ्लैगशिप योजनाओं वाली आप लोगों की चिंता खत्म। सारा डेटा एक साथ आप लोगों के पास में अपडेटेड उपलब्ध हो जाएगा। करें शुरू एकदम टकाटक। ओके, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। इस फ्लैगशिप योजनाओं को आज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। 30 से 45 मिनट की क्लास होगी, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। देखो, सबसे पहली आज जो पढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, जिसको मसरा के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है, MSRA। ये यदि मैं आप लोगों को बताऊं, पहले एक अभियान चलता था RKSMBK, यह वही अभियान है, इसका नाम चेंज किया गया है। इसका नाम था राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, इसे भी मैंने पढ़ाया था, ग्रेड 3 वालों को इस अभियान को भी मैंने पढ़ाया था। और पढ़ाया गया, हम तो इसके अंतर्गत काम करते हैं, अभी मसरा के अंतर्गत कर रहे हैं। अब ये तो सिर्फ इसका नाम चेंज किया, नाम चेंज हुआ था, हमें भी लगा अरे यार कुछ अंदर माल मसाला चेंज हो रहा है कि नहीं, तो अंदर माल मसाला कुछ चेंज नहीं, नाम चेंज किया गया, RKSMBK की जगह मसरा कर दिया और शुभारंभ बता दिया इसका। यानी कि नाम चेंज कब हुआ है? 29 मार्च 2025 को कोटा के वाधवानी AI के साथ MOU किया है इसके लिए, ठीक है। क्यों MOU किया है? क्योंकि इसमें जो वर्कशीट आती है, इसके लिए जो आकलन पत्र आते हैं उनको स्कैन करना होता है। मोबाइल में ऐप आता है, ठीक है, शिक्षक ऐप है, उसके जरिए जो है उन आकलन दक्षता पत्रों को जो है स्कैन करना होता है और AI से रिजल्ट जनरेट होता है। इसलिए इसके साथ में AI कंपनी के साथ में MOU किया है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान पूरा नाम है राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में सुधार हेतु और राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु इसे जो है महत्वाकांक्षी पहल समझा जाता है। मोबाइल ऐप के जरिए ये होता है, ये ध्यान रखना आप लोगों को कि मोबाइल ऐप के जरिए ये चीज, यानी कि पहले तो पेपर आते हैं, इसके डाइट से पेपर लाने पड़ते हैं, पेपर वितरित होते हैं, सभी जगह पेपर आते हैं, उसके बाद में मोबाइल ऐप से होता है। तो कक्षा 1 से 8 तक के लिए दक्षता पत्र नहीं होते हैं, ये चीज मैं यहीं पे क्लियर कर दूं। स्कूल है कक्षा 1 से 8 वाली है, स्कूल है कक्षा 1 से 8 वाली है, यानी मिडिल स्कूल है, उनके अंदर होता है। अब मान लीजिए किसी माध्यमिक के अंदर भी 1 से शुरू हो रही है तो उसके अंदर भी होगा, लेकिन इसके अंदर आपको ध्यान रखना जो दक्षता पत्र होते हैं वो कक्षा 3 से शुरू होते हैं, कक्षा 3 से 8 के लिए, 3 से 8 के लिए है, ये ध्यान रखना। कौन सी कक्षाओं के लिए है? कक्षा 3 से 8। प्रमुख विशेषताएं देखिए, दक्षता आधारित मूल्यांकन कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों को, और 3 विषय के ही होते हैं, ये भी ध्यान रखना है, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, 3 विषय ही ध्यान रखना है। और 3 से 8, 1 से 8 मत करके आ जाना, ठीक है। यहां तक मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन विद्यार्थियों की पिछली कक्षा के समझ को, ये समझ कर देना इसको, ठीक है, इसको क्या करेंगे आप, इसको समझ को परखने के लिए होता है, जिससे उनकी शैक्षणिक कमियों की पहचान की जा सके और 100% नामांकन। यह भी ध्यान रखना आपको, राज्य के सभी बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए डिजिटल प्रवेशोत्सव और हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। और ये आप लोगों को मसरा में ध्यान रखना, दक्षता पत्र होते हैं, ठीक है। यानी कि इनका एग्जाम जो आप मान रहे हो ना, अब एग्जाम 6ठी 7वीं 8वीं के मान लीजिए
कि वार्षिक परीक्षा ऐसे भी करवानी है, अर्धवार्षिक ऐसे भी करानी है, साथ साथ में ये मसरा वाले ये भी लेने होते हैं पेपर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हिंदी, अंग्रेजी और गणित, हाँ बेटा, सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट का ही ध्यान रखना है, इन 3 के लिए होता है। ठीक है, चलिए अगली योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएमजीएसवाई। पीएमजीएसवाई 3 चरण इसके पढ़ने पड़ेंगे अपन को, इसको पढ़ेंगे। अभी देखो, भारत सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 में शुरू की गई है। ये वही योजनाएं हैं जो हर सरकार अपने अंदर फ्लैगशिप योजनाएं बताती है और नाम चेंज करने के बाद में उन्हें अपना बता दिया जाता है। क्या राजस्थान सरकार की ये फ्लैगशिप योजना है, यानी कि उनके अंदर जो है एफर्ट लगाए जाएंगे, काम किया जाएगा। ये अब ये जो है अटल जी के समय शुरू हो गई थी, 2000 में शुरू हो गई थी और केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसमों के उपयोगी सड़कों के माध्यम से अविकसित बस्तियों को जोड़ना, किसी भी मौसम में वहां पे पहुंच सुनिश्चित हो सके। ठीक है, उद्देश्य क्या है? सड़क संपर्क योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों में उपयोगी सड़कों से जोड़ना है, जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। योग्यता या मानदंड क्या है? मैदानी क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक जनसंख्या वाली बस्तियां, पहाड़ी, जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 या उससे अधिक जनसंख्या वाली बस्तियां। किन बस्तियों को जोड़ना है उसके अंदर ये क्राइटेरिया रखा गया है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चरणबद्ध कार्यान्वयन देखें यदि, तो यहां पे देखो फर्स्ट फेज जो है इसका 2000 के अंदर आया। लक्ष्य इसका 1,35,436 बस्तियों को जोड़ना और 3.68 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का उन्नयन करना था। और वित्त पोषण प्रारंभ में 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित था। सेकंड फेज जब आया इसका 2013 में, तो मौजूदा ग्रामीण सड़कों का उन्नयन और 50,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण लक्ष्य रखा गया। वित्त पोषण केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 75-25 कर दिया गया। पहले 100% वित्त पोषित थी, फिर किया गया 75-25 और पहाड़ी और विशेष क्षेत्रों के लिए 90-10 कर दिया गया। तीसरा चरण आता है इसका 2019 में, इसमें लक्ष्य रखा 1,25,000 किलोमीटर सड़कों का समेकन, जो ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से जुड़ती है। और वित्त पोषण यहां पे कर दिया गया केंद्र और राज्य के बीच 60-40 का। ठीक है, और इसमें यह ध्यान रखना है आपको, पूर्वोत्तर हिमालयी राज्यों के लिए 90-10 किया। अब इन 3 चरणों में यदि मैं आप लोगों को बताऊं कि सर इसमें से सिर्फ मतलब एक लाइन बताओ कि हमें क्या याद रखना है, तो वित्त पोषण पहले 100% है, फिर 75-25 है और फिर 60-40 है। ये है इन शॉर्ट, आपको ये याद रखना है। तो गुरुजी ये सारी चीजें क्यों बताई कि कभी मान लो कि एग्जामिनर बहुत यूं खतरनाक मूड में हो, ठर्रा लगा के पेपर बना रहा हो कभी, तो फिर वो जो है कोई भी चीज दे दे, वो दे सकता है कि भाई ये आंकड़े दे दे ये वाले, यहाँ से कि यहाँ 50,000 किलोमीटर, यहाँ 1,25,000। तो हमें तो पढ़ाना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है। ठीक है, कि भाई पढ़ाया तो है लेकिन हमें भी ध्यान है। मैं तो क्या कह देता हूं, कई शिक्षक कहते नहीं है, हमें भी ध्यान है कि ये चीजें याद नहीं रहती है। ठीक है, अब जो है केसरी सिंह जी बार एक इंटरव्यू में देखियो, बिम केसरी सिंह जी कहता है कि जो है बच्चों को हमने पेपर भाई भारी ही देंगे, हार्ड ही देंगे, बच्चों का जो है, बच्चों को नहीं कोचिंग संस्थानों को जो है अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। तो काका जी जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिनको कोचिंग संस्थानों की लेनो देनो ही नहीं है, अब मेरा तो मान लो पेड कोर्स है ही नहीं, कोचिंग के अंदर मैं अपने आप को देखता ही नहीं हूं। मैं तो एक साथ साथ में विद्यार्थियों के मार्गदर्शन का प्लेटफॉर्म चला रहा हूं, जिससे बच्चे जो है निःशुल्क पढ़ लेते हैं। टेस्ट सीरीज है तो वो नॉमिनल शुल्क में अभ्यास कर लेते हैं। पुस्तकें उनके लायक की हम दे देते हैं, जिनमें से हर पुस्तक में से 85-90% सवाल बनते ही है। अब मैं इस चीज पे मैं थोड़ा सा 2 मिनट ले रहा हूं कि मेरे अंदर आता है, कई चीजें आ जाती है। तो भाई ये कहना तो अच्छी बात है कि पेपर जो है बनाए जाएंगे, बढ़िया है, ढंग के बनने भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन क्या कोचिंग संस्थानों को फेल करने के लिए बना रहे हैं? तो वो तो होने से रही। कारण क्या है कि कोचिंग संस्थान जैसे मान लीजिए 6 रजिस्टर भरवा रहे थे अब तक, तो वो 6 की जगह 16 भरवाने लग जाएंगे। उन्हें पढ़ना और याद किसको करना पड़ेगा? स्टूडेंट को ही। तो कोचिंग संस्थान तो भाई अपने हाथ खड़े कर देगी कि हमने तो लिखाया है तुम्हें, वो तो रिजल्ट अपना फिर भी बता देगी कि हमने तो ये लिखा है, ये देखो यहां से ये सवाल पढ़ा। मैं यदि मुझे एज ए राइटर आप देखोगे तो किताब, तो हमारी किताब मान लीजिए 500 पेज की आती थी, उसको हम 750-800 पेज की दे देंगे और उसमें मैटर भर भर के दे देंगे। पढ़ना किसे पड़ेगा यार? मतलब एक क्राइटेरिया कुछ तो होना चाहिए। एक मैं कह रहा हूं एक टॉपिक, क्या जलवायु टॉपिक है, उस जलवायु टॉपिक पे कम से कम 500 पुस्तकें हैं राजस्थान के अंदर अलग अलग, मान लो मतलब टॉपिक के ऊपर ही। तो किसी भी एक पुस्तक से सवाल बना दे तो क्या मतलब एक कोई
तरीका भी होता है क्या स्टूडेंट से बदला लेने के लिए, पेपर बनाने के लिए ये चीजें की जा रही है कि किस जन्म का बदला लिया जा रहा है। अब जहां पे वैकेंसी न्यूज आप भी देखते हो कि वैकेंसी होती है योग्यता को लेने के लिए, कि योग्य है उनको लेने के लिए। जब आपकी मान लीजिए 300 सीट है और 300 सीट में से आपको 10% भी स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं, तो क्या सारे अयोग्य भरे हुए हैं? अच्छा, अयोग्य भरे हुए तो कई सारे अपन देखते हैं कि ऐसे परीक्षा आयोग होते हैं, उनमें से इस्तीफा देते हैं, उनमें से घपला करते हैं, वो तो अयोग्यता तो वहां पे है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे तर्क हैं, लेकिन यूं है कि कहना आसान है कि मैं तो भारी बना हुआ भाई साहब, कोचिंग का अपना स्तर बता। अरे कोचिंग का क्या बड़ा हुआ है, जो सेल्फ पढ़े ज्यादातर तो टाबर है, सेल्फ पढ़े ज्यादातर तो आखिर में समस्या तो सेल्फ वालों को आती, कोचिंग वालों को तो क्या है, वो तो समझा भी देते हैं, नोट्स प्रॉपर बता भी देते हैं, इजी कर देते हैं मामला। मान लीजिए कोई 4 घंटे 6 घंटे गया तो फिर बाद में वो सेल्फ स्टडी भी करता है कि नहीं? तो बहुत सारी चीजें हैं के जना कहते हैं हाँ हम बढ़िया है, कोचिंग वाला लगान कैसी की नहीं है, कोचिंग वाला तो और चांदी हुई। जैसे पेपर कठिन आता है कोचिंग वालों के और चांदी होती है, ये भी मैं कह दूं। क्यों? क्योंकि सेल्फ से फिर कवर ही नहीं हो रही, चीज समझ ही नहीं आ रही, तो वो वापस जो नहीं जा रहा था बेटा वो भी कोचिंग की तरफ भागेगा। ये चीजें, ये उल्टा कोचिंग वालों को आईना दिखाने के लिए नहीं किया गया है, ये किया जा रहा है कोचिंग वालों को और लाभ पहुंचाने के लिए। सीधी बात है, लाभ ही पहुंचेगा, आप इसके बैठ कर कभी सोचना ढंग से, ऐसी चीजें हैं बेटा। ले बढ़ो आगे की कौन अपा तो भाई पहला भी विद्यार्थियों के वास्ते निःशुल्क की क्लास ही, और अब भी निःशुल्क क्लास है और आगे भी निःशुल्क ही हुई, ठीक है, कि दिक्कत नहीं है। चलो, अटल प्रगति पथ योजना 29 मार्च 2025 को जारी हुई है, ठीक है, 29 मार्च 2025 को शुरू की गई है। आती है अंदर, मतलब जो लगता है वो आप लोग परिवार के सदस्य हो तो बता देता हूं कि ये चीज इस तरीके से है। किसी के मतलब कोई कह दे कि हमने इस तरीके से ये किया, तो ऐसे कोई ये तरीका नहीं है कि आप भाई 250 सीट है और उसमें से आपको 6-7 ही कैंडिडेट मिल रहे हैं, तो ये तो मतलब आपने लेने के लिए नहीं, उन्हें बाहर निकालने के लिए मतलब लगता है कि पेपर करवाया है। उद्देश्य इसका क्या है, चलिए इस पे आइए क्लास पे। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर उन गांवों में जहां जनसंख्या 5000 से अधिक है, सीमेंटेड सड़कों का निर्माण करना। आप कहवा नहीं सीसी सड़क, कहीं कहवा सीसी सड़क कहवा, तो वहां पे सीमेंटेड सड़कों का निर्माण करना। मुख्य विशेषता क्या है, सड़क की चौड़ाई 7 मीटर चौड़ी सीसी सड़कें होनी चाहिए, जिसमें इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण भी शामिल है। कि नाली भी, सड़क बनाई है तो साथ साथ में नाली निर्माण भी होना बहुत जरूरी है। लाभ, गांवों में जाम, जल भराव, अतिक्रमण जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी, बेहतर आवागमन सुविधा होगी और ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास भी होगा। वित्तीय प्रावधान, राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। देखो, बेहतर कनेक्टिविटी के हेतु प्रतिबद्ध भाजपा सरकार, क्योंकि यहाँ पे अभी सरकार किसकी है, भाजपा की। अपन फ्लैगशिप योजनाएं किसकी पढ़ रहे हैं, भाजपा सरकार की पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रथम चरण में 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों का निर्माण, द्वितीय चरण में 5 से 10,000 आबादी वाले, फिर 151 अटल प्रगति पथ कार्य प्रारंभ, 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में 52 अटल प्रगति पथ हो रहे हैं, और अटल प्रगति पथ का कार्य 16 अटल प्रगति पथ का पूरा हुआ है। इसमें है क्या, मेन ध्यान रखना, सीमेंटेड सीसी सड़कें हैं, ठीक है, और चौड़ाई 7 मीटर ध्यान रखना है। सीसी सड़कें, चौड़ाई 7 मीटर, 500 करोड़ का बजट, बस खेल खत्म। और शुरुआत 29 मार्च 2025। अगली योजना देखिए, ये भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, क्योंकि इसमें याद करने वाली चीजें बहुत है, इसमें याद करने वाली चीजें बहुत है। पंचगौरव मोस्ट इंपोर्टेंट, किस लिए इंपोर्टेंट है, क्योंकि नाम में, यहाँ इसके नाम में गौरव आ रहा है, तो गौरव मोस्ट इंपोर्टेंट ही होते हैं, ठीक है। चलिए, राजस्थान सरकार के कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न जिलों में 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष थीम पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें प्रदेश के पंचमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए पंचगौरव कार्यक्रम को शुरू किया गया, ठीक है। पंचगौरव कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार हर जिले में एक उपज, एक वानस्पतिक, एक उत्पाद, ठीक है, वानस्पतिक, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल पर बढ़ावा देगी। यानी एक तो आ गई उपज, आ गई एक वनस्पति, आ गई एक उत्पाद, आ गया एक पर्यटन स्थल, आ गया और एक खेल आ गया। इनको जो है बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है। राज्य स्तर पर नोडल विभाग भी बनाए, एक जिला एक उपज कृषि विभाग, एक जिला एक वानस्पति वन विभाग, एक जिला एक उत्पाद में उद्योग विभाग, फिर एक जिला एक में इसमें पर्यटन विभाग, फिर एक जिला एक खेल में खेल विभाग, ठीक है। तो ये 5 नोडल बनाए गए हैं। यहां पे देख लो क्या क्या चीजें हैं, उपज है, प्रजाति है, वनस्पति की आ गई, उत्पाद है, खेल है और पर्यटन स्थल है, ठीक है, ये चीजें हैं।
अब राजस्थान के पूरे 41 जिलों के अनुसार इसकी सारणी भी आई थी, ठीक है, राजस्थान सूजस मासिक पत्रिका में। अब जो मैं सारणी आप लोगों को यहां बता भी रहा हूं, लेकिन आप लोगों को ये स्पष्ट दिखेगी नहीं। मैं कहता हूं बिल्कुल कीड़ी मकोड़ा जो दिखी, लेकिन मुझे स्पष्ट दिख रही है। जैसे कि मैं कोई भी एक जिला जैसे चयन करूं, जैसे श्री गंगानगर चयन किया, तो इसके अंदर देखो उपज में आ गया किन्नू, फिर प्रजाति में बकायन है, फिर सरसों तेल है उत्पाद के अंदर, हिंदू मलकोट है पर्यटन स्थल में, और एथलेटिक्स है खेल में। आपको नहीं दिखेगी तो क्या गुरुजी नहीं दिख रही, क्या करें? तो आप लोगों को जाना है जीजीडी एजू हब टेलीग्राम चैनल पे, और वहां पे हम लोगों ने ये ऑलरेडी आप लोगों को फैक्ट नंबर 66 के अंदर उपलब्ध करवा दिया है। फैक्ट नंबर 66 में उपलब्ध कराया, उसी के साथ में ये सारणी 2 पेज का फैक्ट दिया था, उसी के साथ में ये सारणी दी थी। तो देखो दिख जाए इनमें तो बढ़िया है। इनके अलावा मैं पीडीएफ भी दूंगा था टेलीग्राम में, अपन मेन टेलीग्राम में, और नहीं दिखे कि अभी की अभी देखनी है सर हमें तो क्लास पूरी हो जाए जब चले जाना जीजीडी एजू हब टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और वहां पे जीजीडी फैक्ट्स प्रो दिए जाते हैं आप लोगों को, वहां पे 66 नंबर का फैक्ट जो है जाकर देख लेना। 66 के साथ में ये सारणी आप लोगों को दी गई है, ठीक है। तो ये आप लोगों को वहां से देख लेनी है, यहां से नहीं दिखेगी तो ये मैंने आपको कह दिया है, ठीक है। इनके सारे के सारे आपको 41 जिलों के अनुसार ये उत्पाद पे नजर मारनी ही मारनी है, ठीक है। जूम करने वो नहीं दिखे बेटा, जूम करूं तो आधी दिखे आधी नहीं दिखे। पास से सेव करो, थोड़ी सी मेहनत करो, हमने तो मेहनत कर दी है, तो आप लोग भी मेहनत करो, ठीक है। आगे बढ़े। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी प्रारंभ कब है? 25 जून 2015 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आवास योजना का उद्देश्य क्या है? अब आवास योजना है यानी कि किसी को रहने के लिए घर देंगे ना, तो घर किसको देंगे? या तो बेघर होगा उसको देंगे। तो देखो उद्देश्य क्या है? बेघरों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से 3 लाख रुपए तक है, तथा निम्न आय वर्ग जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच है, ठीक है। और इन व्यक्तियों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है इस योजना का उद्देश्य। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के लिए कुल 2,88,550 आवासों की स्वीकृति इसमें दी गई थी। समग्र रूप से यदि देखें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत राज्य में 2,88,550 आवासों की स्वीकृति थी। इसमें से 1,97,700 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 73,603 मकान निर्माणाधीन है। मिशन की अवधि दिसंबर 2024 थी, जो बढ़ाकर दिसंबर 2025 की गई है। अब टावरो यूं है कि ये आंकड़ा याद नहीं हुआ, मैं देखो पढ़ा रही हूं, माने बतानी मेरी जिम्मेदारी है, क्या यह चीज बतानी भी पड़ेगी, ये आंकड़ा है। पर हकीकत बात बताऊं, ये आंकड़ा याद हुआ कौन, और ज्यादातर पूछे भी नहीं जाते। पूछ ले तो एक आध प्रश्न कोई पूछ ले तो पूछ ले, बाकी इसके चक्कर में बहुत सारे मैटर से कॉम्प्रोमाइज हम कर लेते हैं। जो चीजें याद करनी होती है, जो समझनी होती है, तो वहां पे ये आंकड़े रटने मत बैठना। ये वाले क्या 2,88,550 है, 1,96,700 है, ये सिर्फ पढ़ो, 1-2 बार पढ़ लो, ऐसा नहीं। इसके लिए टेंशन नहीं लेनी कि यार गुरुजी याद ही नहीं हो रहा है, ये तो क्या करें। हाँ, डेट याद करने के लिए टेंशन लेनी है, क्योंकि डेट याद आपको करनी पड़ेगी। डेट से चीजें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। बाकी ये याद नहीं होते ना, इनकी टेंशन नहीं लेनी। हाँ, डेडलाइन याद रख लो, क्या डेडलाइन किसी योजना की क्या है वो जरूर आप याद रखें, ठीक है। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। सर सेकंड ग्रेड हिंदी की क्लास मैं लोगों को नहीं, सेकंड ग्रेड हिंदी सब्जेक्ट की क्लास लेता ही नहीं। मैं कॉमन पेपर करवाता हूँ, जीके वगैरह ये तैयार करवाता हूँ सब्जेक्ट वाले। सब्जेक्ट मेरा एसएसटी रहा है, तो एसएसटी से रिलेटेड कई होंगे मैंने लिए बैच वाले, जैसे रीट के भी लिए थे। सेकंड ग्रेड के एसएसटी का भी नहीं लिया। हाँ, सेकंड ग्रेड की एसएसटी की पुस्तकें जरूर उपलब्ध करवा देता हूं मैं वॉल्यूम वाइज। तो सेकंड ग्रेड हिंदी के शिक्षक बहुत सारे हैं, उनसे पढ़े आप हिंदी वगैरह, या कोई कहते उर्दू, कोई कहते इंग्लिश। तो सब्जेक्ट नहीं, कॉमन जीके वाला जो पोर्शन है वो मैं करवा दूंगा तैयार। स्वच्छ भारत मिशन शहरी। अच्छा, कल मैंने जो है ना, मेरे 2 डेट एक्सचेंज हो गई। कल वाले जो क्लास देखी है जिसने, वो आज की क्लास देखने के बाद संशोधन करेंगे। चाहे किताब में भी यदि ऐसे लिखी हुई है तो वहां पे भी संशोधन करना है। आज बता रहा हूं उसके अनुसार। आपने कल जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मैंने बता दी थी, उसकी डेट ये 2014 वाली, ये शहरी की है। और ग्रामीण में मैंने शहरी की बता दी थी कल वाली क्लास में, और शहरी में ग्रामीण की बताई थी। तो ये एकदम सही है, ये वापस क्रॉस चेक करके मैंने वापस टैली किया है, ये सही है। तो शहरी में आपको 2 अक्टूबर 2014 करना है, ठीक है। 2016 वाली जो है ना वो ग्रामीण में करनी है आपको, ठीक है। ठीक, अब ध्यान रखना, ये मैंने करेक्शन करवा दिया है। तो जो
मान लीजिए आज की क्लास में मौजूद नहीं है, कल मौजूद था, तो उसे भी सूचना आपको दे देनी है। भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया है एक राष्ट्रव्यापी अभियान है ये, जिसका उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, खुले में शौच की समाप्ति सुनिश्चित करना। और यह मिशन महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 भी ध्यान रखना आपको, जो 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया है, और ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य शहरी भारत को कचरा मुक्त बनाना है। इसके प्रमुख घटक ये थोड़े से देख लेते हैं, अपन नजर मार लेते हैं। व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण शहरी क्षेत्रों के अंदर, ठीक है। अब आपको पता ही है, हर घर में शौचालय बनाए गए थे, ठीक है, वो इसी योजना के तहत। परिवारों के लिए शौचालयों का निर्माण और अस्वच्छ शौचालयों का परिवर्तन, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, ठीक है, और यहां पे स्वच्छ शौचालय करना, अस्वच्छ नहीं, ठीक है। यहां पे करना आप सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, इसके अंदर ध्यान रखना कचरे का वैज्ञानिक तरीके से संग्रहण, पृथक्करण, संस्करण, सूचना, शिक्षा और संचार, इसके अंदर जन जागरूकता, व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा, यानी कि जनता के अंदर जागरूकता भी पहुंचनी चाहिए। क्षमता निर्माण और प्रशासनिक व्यय, स्थानीय निकायों की क्षमता को सुदृढ़ करना। इस मिशन का उद्देश्य 100% खुले में शौच से मुक्ति यानी कि ओडीएफ और 100% वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्राप्त करना है, ठीक है। हाँ, 12,000 रुपए आए होंगे आप लोगों के जिन्होंने बनाए हैं। हाँ सही है क्या सर, 12,000 रुपए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना यह है 15 दिसंबर 2024 को। इसमें आप लोगों को एक शब्द ध्यान रखना है, स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, पथ विक्रेता जो होते हैं, जो रास्ते पे ठेले वाले होते हैं ना, उनके लिए है। स्वनिधि आ जाए ध्यान रखना, यही पूछा जाएगा कि ये किसके लिए, तो ये ध्यान रखना मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना 2025 की शुरुआत है, जिसका उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में पथ विक्रेताओं, स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सहायता प्रदान करना। और यह योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर राज्य में लागू की गई है। इसमें क्या दिया जाता है? लोन दिया जाता है। ऋण राशि चेंज हो चुकी है, पहले 50,000 थी, अब 80,000 तक बढ़ा दिया गया है इसे, तो इसे अपडेट कर लेना। 80,000 रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है, और वह भी बिना किसी गारंटी रखने की जरूरत नहीं है। शहरी क्षेत्रों और कस्बों में कार्यरत जरूरतमंद पथ विक्रेता इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं, और 7% ब्याज दर पर ही ऋण दिया जाएगा। लक्ष्य क्या रखा गया है? राज्य सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के तहत 11,000 स्ट्रीट वेंडर को ऋण प्रदान किया जाएगा। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में इस योजना की घोषणा की थी, ठीक है। 7% ब्याज है, बिना गारंटी के ऋण है, 80,000 तक का ब्याज दिया जाएगा, और इनको जो है भाई कमाने के साधन उपलब्ध हो जाएंगे इससे। तो ये योजना है। चलिए स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। अगली देखिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब प्रारंभ? 17 सितंबर 2023 को। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों के कौशल, आय, वित्तीय सुरक्षा में सुधार करना और डिजिटल व्यापार वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। इस योजना में बढ़ईगिरी, लोहार, मिट्टी के बर्तन, सिलाई और अन्य सहित 18 ट्रेड शामिल है। 18 तरह के उद्योग व्यापार शामिल है। कारीगरों को मिल रहा सम्मान, देखो ये इनकी पोस्ट है। 18 व्यवसाय कारीगरों को उनके औजारों मतलब सहायता करना, औजारों से काम करने के लिए वगैरह। कौशल संवर्धन प्रशिक्षण, प्रतिदिन 500 रुपए के स्टाम्प पैड के साथ 5 से 7 दिवस का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिवस का उन्नत प्रशिक्षण, टूल किट सहायता, उपकरण खरीदने हेतु 15,000 रुपए तक की सहायता, ठीक है। पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र, कौशल प्राप्त पेशेवरों के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु इनको प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। बिना गारंटी के ऋण दिया जा रहा है, 5% ब्याज पर ऋण, और 2 किस्तों में 1 लाख रुपए 18 माह और 2 लाख रुपए 30 माह के अवधि के लिए दिए जा रहे हैं। डिजिटल लेन देन प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है इनको। प्रतिमाह 100 डिजिटल लेन देन तक प्रति लेन देन पर 1 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ये विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत है, ठीक है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत। लीजिए स्क्रीनशॉट। 17 सितंबर 2023 से शुरू हुई है। अगला देखें, मिशन हरियाणा राजस्थान एक पेड़ मां के नाम। 7 अगस्त 2024 को ये गाहोता दूदू जयपुर से प्रारंभ कर दिया गया है। इसमें तो है आंकड़े बढ़ाते गए, भी 7 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 50 करोड़, इस तरीके से आंकड़े बढ़ाए गए हैं लगाने का लक्ष्य। तो यह अभियान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू किया गया है।
यहाँ पे कौन सा पेड़ लगा के शुरू किया था, ध्यान रखना, तो पीपल का पेड़, पीपल का पेड़, ठीक है, जिसमें प्रत्येक परिवार को एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया है, और इसको मां से संबंध किया है, यानी कि मां सबको प्रिय होती है, तो मां के प्रति सम्मान के रूप में इसकी देखभाल करनी है। प्रमुख उद्देश्य क्या, राज्य में 7 करोड़ पौधे लगाना। जब ये लॉन्च किया तब इसका ये उद्देश्य था। 2028 तक 50 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट है, ठीक है। अब ये तो लैंग्वेज तो कोई, आपको ये ध्यान रखना है 50 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट है, लेकिन की नींव है, एक तो देखो ये ध्यान रखना 7 अगस्त 2024 को हरियाली तीज के अवसर पर पूरे प्रदेश में लगभग 2 करोड़ पौधे लगाए थे। अब मैं बताऊं, मैं कहूं ना की नींव है, की नहीं क्यों है, क्योंकि करोड़ों पौधे ऑलरेडी लगे हुए हैं हमारी अरावली पर्वतमाला पे। उस अरावली पर्वतमाला को तो तोड़ने के आदेश दे दिए, मतलब कि करो खनन। खनन करना मतलब वहां की वनस्पति नष्ट, वहां के जो है वन्य संसाधन नष्ट, वहां के जीव जंतु कहां जाएंगे, शहरों में आएंगे, जहां रेजिडेंशियल एरिया वहां पे आएंगे, वहां आएंगे तो मानव और जीव जंतुओं का सीधा आमना सामना होगा। आमना सामना होने से जीव जंतु मारे जाएंगे, उनका प्राकृतिक आवास है वो तो छीना जाना है अरावली से, अरावली से उन्हें बेदखल करना है। किस लिए, कि आर्थिक हित होगा। किसको होगा, क्या खनन माफियाओं को होगा। खनन माफियाओं को होगा तो उनका जो है कुछ हिस्सा सरकार को भी जाता है। सरकार यदि इसे विकास कहती है तो भाई साहब हाथ जोड़ने निवेदन है, वो विकास नहीं है, वो विनाश है, समझो इसे। ये कोई मतलब नहीं है, ये अरावली ही है जिसने उत्तरी भारत को रेगिस्तान बनने से रोका हुआ है। इसको तोड़ दिया तो भाई साहब आपको विनाश मुबारक, और ये उत्तरी भारत पूरा का पूरा मरुस्थल में बदलते देर नहीं लगेगा। सीधी ठंडी हवाएं क्रॉस करेगी, सीधी सीधी जो है रेगिस्तान की धूल क्रॉस करेगी, और अपने राजस्थान में तो बरसात होनी नहीं है फिर, क्योंकि अरब सागर के मानसून को रोकने वाला अरावली ही है। ये जो पूर्वी राजस्थान संपन्न दिखता है हमें, वो अरावली के कारण ही है। मैंने मानसून तंत्र पढ़ाया आप लोगों को पूरा, कि ये मानसून ऐसे आता है जून के, और अरावली खड़ा रहता है सीना तान के ऐसे कि बरस यहां पे जाता किधर है, और ये उसी को तोड़ देंगे। तो ये जो रक्षक है, ये जो प्रहरी है, इसी को तोड़ देंगे। अरे कहां गई तुम्हारी बुद्धि कि विनाश को विकास बताते हो, कैसे विकास होगा। कोई है अपने स्टूडेंट तो ये जो मैंने बोला है अभी तक, इसको रील बना के करो वायरल। वैसे मैंने और एक वीडियो बनाने को बोला है एडिटर को बना के, वो भी मैं दूंगा, लेकिन इसे भी करो वायरल, कि ये आवाज जो है आगे तक जानी चाहिए। अपने बहुत सारे स्टूडेंट है जो कंटेंट को क्रिएट करना जानते हैं। ये जितना मैंने बताया है इसको कट करो, इसको क्लिक बनाओ और ठोको अपनी अपनी वॉल पे, सब जगह करो पोस्ट, ये आवाज आगे तक जानी चाहिए। अरे भाई अरावली है, हमारा वजूद है, कोई मजाक थोड़ी है। यदि आप हंसते हंसते हमारा जीवन मांग लेते तो हम हंसते हंसते हमारा जीवन दे देते, लेकिन आपने तो हमारा गुरूर ही मांग लिया। अब कैसे दिया जाएगा बताओ। ये हमारा गुरूर है, अरावली हमारा गर्व है, अरावली है तो हम है, हमारी पहचान है, हमारी मां है। अरे कब तुम, मतलब कौन है इनके सलाहकार, कौन इनको सलाह देता है, कौन इनकी योजनाएं बनाता है। कोई ढंग के आदमी बिठा दो रे सलाहकार बनाने के लिए। ये विकास है क्या, विकास करने। ये फिर 50-50 करोड़ पौधे लगाने टारगेट देने से क्या मतलब है। ये तो फॉर्मेलिटी है, कागजी कार्रवाई है, ये कुछ भी नहीं होता है, कागजों में लगते हैं ये। था देखो आईपीएल एक बॉल में 500 ट्री लगेंगे, देखे हैं किसी ने लगते हुए 500 ट्री, कागजी है, देखे राजीव, वो खाली जो लगे हुए उनकी तो देख रेख कर लो। जैव विविधता संरक्षण है, कहां है, अरावली के अंदर। पता नहीं कौन इनके सलाहकार है, पता है क्या क्या मास्टर बोले हैं। अरे मास्टर नहीं बोले तो क्या करा रहे हैं। सरकारी नौकरी रो अपार मोह है कौन, मान तो छोरा जाने है, और एन छोरा खातिर ही है। और ए छोरा क्या कि गुरुजी आप आवाज उठाओ। एक और वीडियो तो मैं बनाकर दूंगा। ये अभी जो बोला है इसको करो कट, इसको बनाओ क्लिप और ठोको अपनी अपनी सबकी इंस्टा वॉल पे, सबके स्टेटस में, सबके यूट्यूब चैनल पे, जितना डाल सकते हो डालो। जाना चाहिए, आवाज आगे तक जानी चाहिए कि हाँ राजस्थान के लोग नहीं चाहते ऐसा विकास, ये जिसको विनाश बोला जाता है। जल जीवन मिशन, चलो भाई आक्रोश में थोड़ा सा क्या करें, बताओ आप। चलो मुझे जो है इंस्टा आईडी है मेरी, ठीक है, आप लोगों को पता ही है, घाणेराव _GOURAV गौरव। बढ़िया सी क्लिप एडिट कर करके इस पे आप कोलैबोरेशन कर लेना, टैग कर लेना इस पे, ठीक है।
ताकि मेरे को भी मिल जाए ये कि हाँ भाई आ गई है यहाँ, और इसको फॉलो कर लेना। इसमें मैंने ऑलरेडी आज एक वीडियो अरावली से रिलेटेड डाला है, और ये समझ लेना कि आज अपन ने आवाज नहीं उठाई तो आज ये अरावली को काट रहे हैं, कल अपना घर तोड़ेंगे। तो सही समय पे आवाज उठानी बहुत जरूरी होती है। उद्देश्य इसका, ठीक है, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को ये शुरू हुई है। उद्देश्य इसका प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2028, पूर्व में 2024 तक रखा गया था, अब लक्ष्य 2028 तक कर दिया गया है। कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कार्य किया जा रहा है। इस योजना में केंद्र एवं राज्य की वित्त पोषण हिस्सेदारी 50-50% की गई। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल उपलब्धता करवाई जाए, इसका टारगेट रखा गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 13,427 करोड़ रुपए अनुमानित लागत की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जिसमें 11,159 एकल ग्राम योजनाएं और 139 वृहद पेयजल परियोजनाएं शामिल है। मैं कह रहा हूं ये ज्यादा याद नहीं होंगे, इनको सिर्फ पढ़ना, ज्यादा लोड मत लेना इनका, ठीक है। इसके अंतर्गत 2024-25 जो वर्ष था उसके दौरान 8.26 लाख नए कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं 3 फरवरी 2025 तक की अपडेट के अनुसार, ठीक है। ये बात में आप लोग पढ़ लेना साथ में, क्योंकि ये इनकी ऐड है ना, साथ साथ में ये भी पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, 55 लीटर जल प्रति व्यक्ति, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलो, अमृत योजना प्रारंभ कब है? 25 जून 2015। अमृत 2.0 कब है? 1 अक्टूबर 2021। उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्र में जल आपूर्ति। भारत सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को अमृत योजना 2.0 प्रारंभ की गई, ठीक है। इसके अंतर्गत शहरी निकायों में जल प्रदाय योजनाओं द्वारा सभी घरों को वर्ष 2025-26 तक हर घर नल द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाना लक्षित है। हर घर में मतलब पेयजल का नल हो। इस योजना के तहत 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा 50%, 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा 33.33%, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा 25% और शेष हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य सरकार के हिस्से का 10% हिस्सा संबंधित नगर निकाय वहन करेगा, ठीक है। ये मतलब वित्त पोषण इसको कहां से मिलेगा, उस चीज के बारे में ये चीज है, ठीक है। चलो लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, इन दोनों की डेट सेम है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये 1 अप्रैल 2016 से शुभारंभ है, मतलब घोषणा हो गई, और एक्चुअल में जो है क्रियान्वित हुई है 20 नवंबर 2016 से। इसमें क्या है? राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध करवाना, और इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई। इसके उद्देश्य आप लोगों को पता ही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा यानी बीपीएल से नीचे जीवन यापन करते हैं उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें पक्के मकान बनाने में सक्षम बनाना। योजना का लक्ष्य 2028 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना है। वित्तीय सहायता क्या है? मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख, पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपए, और शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए, जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत है, ठीक है। चलिए, पात्रता यहां पे देख लेना, पात्र कौन कौन है वो मैंने यहां पे आप लोगों के लिए मेंशन कर रखा है कि इसमें पात्र कौन कौन है, वो यहां से आप देख लेना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नमो ड्रोन दीदी, ये सोलर वगैरह, मतलब ये सारी महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए एक ही साथ सारी योजनाएं इसमें बता दी गई है। नमो ड्रोन दीदी है, सोलर दीदी है, लखपति दीदी है, बैंक सखी है और पशु सखी है। नोडल विभाग इनका एक ही है, ग्रामीण विकास विभाग। देखो नमो ड्रोन दीदी में क्या है? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग की पहल है ये। उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूह जो होते हैं ना, उनको कृषि सेवाएं प्रदान करने हेतु ड्रोन तकनीक से लैस करना। लक्ष्य क्या है? 2024-25 से 25-26 के बीच 1500 महिलाओं को एसएचजीएस मतलब महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान करना है। केंद्र सरकार ड्रोन की लागत 80% तक 8 लाख रुपए तक के अंदर, ठीक है, वहन करती है, और शेष 20% स्वयं सहायता समूह 3% ब्याज अनुदान के साथ कृषि अंशरचना वित्त पोषण सुविधा से ऋण ले सकते हैं। महिलाओं को कृषि में ड्रोन उपयोग संबंधी 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। महिलाओं को ड्रोन उड़ाना आता थोड़ी है, या ड्रोन सर क्या करेंगे वो फोटोग्राफी? नहीं, ये कृषि के लिए है, कृषि से संबंधित जैसे किसी दवाई का छिड़काव करना है वगैरह उसके लिए, ठीक है। राजस्थान में कोटा जिले से प्रारंभ की गई है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, देखो अलग कलर में लिखी है। मार्च 2024 में कोटा में आयोजित प्रधानमंत्री किसान ड्रोन लोकार्पण और हस्तांतरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 104 महिला स्वयं सहायता समूहों को खेती हेतु ड्रोन वितरित किए गए।
इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 5 जोन बांटकर 5 कंपनियों को यह दायित्व दिया और राज्य बजट 2025-26 में नमो ड्रोन दीदी योजना और कस्टम हायरिंग सेंटर्स पर ड्रोन के माध्यम से आगामी वर्ष में 1 लाख हेक्टेयर में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के छिड़काव हेतु 2500 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान राशि दिए जाने की घोषणा की। यानी कि ये यूरिया और इनके छिड़काव के लिए है। ये 15 दिन ट्रेनिंग भी इसके लिए दी जाती है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो यहां पे मैंने सारी योजनाएं ये एक साथ ले लिया कि ये क्योंकि एक साथ ही ये 25वीं फ्लैगशिप योजना में ये सारी शामिल है। ठीक है, यही पेज अपन ने वन लाइनर के अंदर आप लोगों को दिया हुआ है। लखपति दीदी, इसमें क्या है, यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक पहल है। इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह की सदस्य होती है जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक होती है। लक्ष्य क्या है, केंद्र सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। राजस्थान में 11.27 लाख वर्ष 2024-25 तक और राज्य बजट 2025-26 के अनुसार आजीविका मिशन के अंतर्गत 20 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा। व्यक्तिगत उद्यम हेतु 5 लाख रुपए तक का ऋण है। राज्य बजट 2025-26 में लखपति दीदी में आने वाली स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण, यानी कि कुल मिला के वित्तीय तरीके से इनको सशक्त बनाना है। इनको स्वयं सहायता समूह का हिस्सा बना के इनको सशक्त बनाना है। ठीक है, और आगामी वर्ष में 3 लाख लखपति दीदी बनाने के टारगेट है। कृषि सखी क्या है, केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु DNRLM के तहत संयुक्त पहल है। ये उद्देश्य क्या है इसका, राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र द्वारा 50,000 कृषि सखियों को प्रशिक्षित करना है। इसके तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को खेती संबंधी प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह सभी के अंदर ये जितनी भी है ना योजनाएं, इनमें सभी में ये ध्यान रखना है आपको। वर्तमान में इसका प्रथम चरण राजस्थान सहित 12 राज्यों में संचालित है। बैंक सखी क्या है, विश्व बैंक और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित है। उद्देश्य क्या है इसका, स्वयं सहायता समूह की सहायता से समूह की महिला सदस्यों को बैंकिंग प्रतिनिधि के बनने के लिए प्रशिक्षित करना। कार्य क्या रहेगा, बैंक खाते खोलना, जमा कराना, नकदी निकालना, सरकारी कार्यक्रमों तक पहुंच बनाना, ये सारे काम रहेगा। पशु सखी क्या है, स्वास्थ्य और पशुधन उत्पाद विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त अभिकर्ता है। पशुपालन विभाग राजस्थान ने हेल्प योजना भी शुरू की है इसके लिए। राज्य में 9,000 पशु सखियों को प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा है। ठीक है ना, और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है ये। राजस्थान ये योजना लागू करने वाला उत्तर भारत का दूसरा राज्य है और वर्तमान में ये योजना 11 राज्यों में चल रही है। सोलर दीदी क्या है, यह राजस्थान सरकार की ही पहल है और बजट 2025-26 में सोलर दीदी के रूप में नवीन मानदेय कैडर बनाने की घोषणा है। प्रथम चरण में स्वयं सहायता समूह की 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये सारी साथ में, इसलिए मैंने फटाफट से यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ रीड करके बताया। ठीक है, बाकी इनमें क्या ध्यान रखना है, जिस नाम है ना उससे रिलेटेड ही इनका काम है, ये ध्यान रखना आपको। ये सारे नमो ड्रोन दीदी वगैरह सब एक ही महिला सशक्तिकरण के अंदर एक फ्लैगशिप योजना में शामिल है। ठीक है, ये आपको वन लाइनर में दिया हुआ भी है, बाकी ऐसे भी मिल जाएगा। तो देखो, हर बार आप लोगों को जैसे ही क्लास पूरी होती है तो मैं या तो पुस्तक की जानकारी देता हूं या टेस्ट सीरीज की जानकारी देता हूं, लेकिन आज मैं आप लोगों को स्पेशली कहूंगा जो अरावली से संबंधित मैंने बीच में आप लोगों को जो संदेश दिया है वो संदेश आगे तक पहुंचना है। उसको काटिए, क्लिप बनाइए और सभी अपने अपने वॉल पे साझा करें, स्टेटस में साझा करें, फेसबुक पे डालें, इंस्टाग्राम पे डालें, यूट्यूब पे डालें, सभी जगह डालें और मुझे टैग कर देना। घाणेराव गौरव आईडी है, ध्यान रहे, उसको टैग कर देना। गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब पे डालते तो गौरव ज्ञान धारा को मेंशन कर देना ताकि हमें भी सूचना मिले। ये जो है चीज होनी चाहिए। देखो, जो दिखता है वो बिकता है, जितने माथे दिखते हैं उतना ही वहां पे पता चलता है कि भाई ये नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो जो दिखता है वही बिकता है, इसलिए दिखाने का समय आया है साथियों। विरोध जो है गलत चीज का सही समय पे करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को आज होमवर्क दिया है, क्योंकि अरावली है तभी हम हैं। हमारे भविष्य जो हमारा हम देखते हैं हमारे आने वाली पीढ़ी का, वो ये है। नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमें कहेगी कि हमारे पुरखे कैसे थे कि जब अरावली को काटने के, तोड़ने के आदेश दिए जा रहे थे तब हमारे पुरखे कहां गए, कहां पे बैठे थे ये, जिन्होंने हमारे लिए जो है उस समय आवाज नहीं उठाई, और आज हम इतनी तकलीफ देख रहे हैं, कहां गए ये पुरखे। तो इसलिए हमारे जो है आने वाली पीढ़ियां हमें गाली नहीं दे, इसलिए अभी हमें जो है इसके लिए सही समय पे विरोध दर्ज करवाना बहुत जरूरी है। ठीक है,
इसी संदेश के साथ आज की इस क्लास को, आज के इस सेशन को समाप्त करता हूं। मैं मिलूंगा अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।